Hello students, Namaste. Our chapter 2 solution is going on. In this chapter, you study about the concentration of solutions. Different type of concentrations are studied here. आपने विभिन्न प्रकार की कंसंट्रेशंस को आपने यहाँ पर पढ़ा है. सभी कंसंट्रेशंस के फार्मूलास, उनके न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं और अब हम कंसंट्रेशन के बाद एक नए टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं और नया टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी. नया टॉपिक का नाम क्या है? सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी? देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है. आपने जब कंसंट्रेशन को पढ़ा था तो कंसंट्रेशन में आप लोगों ने देखा था कि आप जो भी सॉल्यूशन लेते हो उसको क्या लेते हो? 100 ग्राम. तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है? जो सॉल्यूट की ग्राम में अमाउंट डिजॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, वही उसकी क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है. ठीक है ना. जैसे एग्जांपल दें, आप 100 ग्राम वाटर लें, आप 100 ग्राम वाटर लें और उस 100 ग्राम वाटर के अंदर आप साल्ट को डिजॉल्व करना चाहें, तो साल्ट को डिजॉल्व जब करेंगे तो जो साल्ट है वो एक निश्चित अमाउंट तक ही उस वाटर के अंदर सॉल्युबल हो पाएगा. यहाँ पर एक चीज़ का और हमको ध्यान रखना है, आपको टेम्परेचर क्या रखना है? कांस्टेंट. टेम्परेचर क्या रखना है? कांस्टेंट. तो हम क्या कह सकते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट, कितने ग्राम सॉल्यूट उसके अंदर सॉल्युबल है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है. टेम्परेचर को कैसा रखना है? कांस्टेंट रखना है. टेम्परेचर को ऊपर नीचे नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्टेड करता है. इसलिए टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रखें और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आप सॉल्यूट को डिजॉल्व करें तो वो कितने ग्राम सॉल्यूट को डिजॉल्व कर पाता है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है. और जो सॉल्यूट उसके अंदर जब डिजॉल्व हो जाता है तो उसके बाद जो सॉल्यूशन यहाँ पर आपको ऑब्टेन होता है उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे उसको? हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे. ठीक है ना. तो चलो इसको मैं डिफाइन करता हूँ, इसकी डेफिनेशन आपको देता हूँ. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, और सॉलिड को किस में लेना है आपको? ग्राम में. यानी कि सॉल्यूट की अधिकतम मात्रा जो किस में घुली हो? 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुली हो. किस पर? कांस्टेंट टेम्परेचर पर. समझ में आ रही है? कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम, और कितने ग्राम सॉल्यूशन में आपको डिजॉल्व करने हैं? 100 ग्राम सॉल्यूशन में. टेम्परेचर को कैसा रखना है? कांस्टेंट रखना है. ठीक है ना. तो नेक्स्ट लिखेंगे आगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड ग्राम में लेने हैं. दैट कैन बी डिजॉल्व इन, दैट कैन बी डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की जगह हम लिक्विड सॉल्वेंट लिख सकते हैं. लिक्विड सॉल्वेंट. ठीक है ना. एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर. चाहे सर्टेन की जगह आप कांस्टेंट लिख सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है ना.
is called solubility, is called solubility। यानी कि आप जब कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी सॉल्यूशन आप अगर यहाँ पर बना रहे हो तो उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को ले लिया आपने 100 ग्राम, और उसके अंदर आपको क्या डिजोल्व करना है, सॉल्यूट, और सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट को इस सॉल्वेंट में अगर डिजोल्व करें, ये जो सॉल्वेंट होता है 100 ग्राम सॉल्वेंट, ये कितने सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है, उसकी मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि इसको ये 10 ग्राम कर सकता है, 20 ग्राम कर सकता है, 30 ग्राम कर सकता है, ये इसकी मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने सॉल्यूट को ये सॉल्वेंट अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। और सॉल्वेंट की अमाउंट फिक्स है 100 ग्राम। 100 ग्राम जो सॉल्वेंट है, और वो भी कैसी स्टेट का, लिक्विड स्टेट का, वो कितने मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वही उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है ना। अब ये जो सॉल्युबिलिटी होती है, इस सॉल्युबिलिटी के बाद यहाँ पर आपने देखा कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिजोल्व हो गया और इससे एक सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आपके लिए जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, अभी बोला था ना मैंने, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे आप, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। इन दिस स्टेज, इस स्थिति में जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो सैचुरेटेड होगा। तो ये सॉल्युबिलिटी होती है भाई साहब, आराम से चेक कर सकते हो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड की अमाउंट लेनी है आपको ग्राम में, दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम लिक्विड सॉल्वेंट। मैक्सिमम अमाउंट सॉलिड की या सॉल्यूट की जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकती है, किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसको ही क्या बोलेंगे आप, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। और इस प्रकार इस स्थिति में जो सॉल्यूशन आपको फॉर्म होने वाला है उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट आप टॉपिक देखने वाले हो, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर की बात करें तो वो फैक्टर माने हम नंबर 1 डाल के लिखूँ मैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट की नेचर कैसी है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ मैं, हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा लें कि वो ईजी वे में आपस में डिजॉल्व हो जाएं और डिजॉल्व होकर एक सॉल्यूशन फॉर्म कर दें। तो हमको ध्यान में रखना चाहिए आपके पास सब्सटेंस की 2 टाइप्स की नेचर होती हैं, एक तो पोलर सब्सटेंस होते हैं और एक नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सेम
नेचर का सब्सटेंस सेम नेचर वाले सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि समान समान को घोलता है। सेम सब्सटेंस डिजॉल्व्ड सेम सब्सटेंस, समान पदार्थ ही समान पदार्थ को डिजॉल्व कर सकता है। ये हम देखते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी में, सॉलिड के में। अब इसमें जैसे हम बात करें सॉलिड सब्सटेंस के लिए, तो उसमें क्या करें कि जैसे हम कोई पोलर सॉलिड सब्सटेंस लें, कोई पोलर सब्सटेंस ले लें, और उस पोलर सब्सटेंस को आप अगर पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करें तो इजी वे में वो डिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप पोलर सब्सटेंस लें कोई भी और उस पोलर सब्सटेंस को आप अगर पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें तो इजी वे में डिजॉल्व हो सकता है ना, क्योंकि पोलर टू पोलर आराम से डिजॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इम्पोलर सॉल्यूट को लें तो वो इम्पोलर जो सॉल्यूट है वो इम्पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपके पास अगर NaCl है, KCl है, KNO3 है, ये कैसे सॉलिड सब्सटेंस हैं? पोलर सॉलिड सब्सटेंस हैं, ठीक है ना। ये आयोनिक भी होते हैं, ये पोलर आयोनिक सब्सटेंस होते हैं, पोलर आयोनिक सॉलिड सब्सटेंस है ना। अब इनको अगर हमें डिजॉल्व करना है तो हम इनको आराम से वाटर के अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या है बेटा? एक पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सब्सटेंस को आप पोलर सॉल्वेंट में इजी वे में डिजॉल्व कर सकते हो। तो पानी के अंदर देखो नमक भी घुल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड भी घुल जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट भी घुल जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम नॉन पोलर सब्सटेंस की बात करें तो देखो नॉन पोलर में आपके पास अगर आयोडीन है, हमारे पास अगर आयोडीन है तो आयोडीन कैसा सब्सटेंस है? नॉन पोलर। सल्फर है, ये दोनों कैसे सब्सटेंस हैं? नॉन पोलर हैं। इन दोनों सब्सटेंस को जो नॉन पोलर है इनको अगर हमें डिजॉल्व करना है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन करना है तो आपको कैसे चाहिए? नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए? नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे CH2, ठीक है ना, बेंजीन, ये क्या है? नॉन पोलर सब्सटेंस। ये इजी वे में इनको अपने अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भाई देखो बेंजीन कह दें और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी एक नॉन पोलर सब्सटेंस होता है। तो ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर लेते हैं और पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप इस पोलर सॉल्यूट को और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डालें, इसको इसमें डालें, तो यहाँ पर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा और इसके अंदर ये डिजॉल्व नहीं हो सकता। समझ में आ रही है ना बात? तो इसीलिए मैं कह रहा था कि सेम सब्सटेंस डिजॉल्व्ड सेम नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि समान प्रकृति का पदार्थ समान पदार्थ को ही घोलता है। तो पोलर सब्सटेंस या कि पोलर जो सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे और नॉन पोलर जो सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे। ये कहती है हमको क्या कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आप अगर इस तरह की नेचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रखते हो तो आपकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। और यहाँ पर दोनों ही कंडीशनों में आपने क्या किया है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर ले कि ये जो पोलर सब्सटेंस होते हैं ये पोलर सब्सटेंस का यानी कि पोलर जो सॉल्यूट हैं इनका डिजॉल्व होने का क्या रीज़न होता है पोलर सॉल्यूट का?
इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। इंटर आयोनिक इंटरेक्शन रिएक्शन होती है इनमें। जब आप किसी भी पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट के अंदर डालोगे तो उनके अंदर इंटर आयोनिक इंटरेक्शन रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि जो सॉल्यूट है उसके पास खुद की क्या होगी, उसके पास खुद की लैटिस एनर्जी होगी, लैटिस एनर्जी होगी। अगर इस पोलर सॉल्वेंट की लैटिस एनर्जी, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, अगर आपका सॉल्यूट है और उस सॉल्यूट की लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से, कौन सी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है। लैटिस एनर्जी समझते हो ना, लैटिस एनर्जी तो वो होती है कि जिसमें आपका जो ये सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे ये मैं नमक बना दिया, नमक का क्रिस्टल, ये इसका क्रिस्टल लैटिस हो गया। अब इस क्रिस्टल लैटिस में ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के, इन सब्सटेंस के, इन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्या होता है, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन होता है, यानी कि इनमें आपस में अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही ये एक दूसरे के साथ अटैच बने रहते हैं, बंधे रहते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप इस अट्रैक्शन फोर्स को कम कर दें तो इजी वे में ये ब्रेक हो सकता है। और इस फोर्स को कम करने के लिए आपको इस क्रिस्टल की, इस क्रिस्टल लैटिस की जो लैटिस एनर्जी है, उस लैटिस एनर्जी से ज़्यादा इसको हाइड्रेशन एनर्जी देनी पड़ती है। और हाइड्रेशन एनर्जी मिलती है कहाँ से, सॉल्वेंट से। अगर सॉल्वेंट से हाइड्रेशन एनर्जी इसको ज़्यादा मिली है तो ये आराम से इसके बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सॉल्यूट की अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो ये इनसॉल्युबल रहेगा। क्या रहेगा, इनसॉल्युबल। समझ में आ गई बात। और अगर इस सॉल्यूट की जो लैटिस एनर्जी है, और ये लैटिस एनर्जी कम हो जाती है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, सॉरी, ये लैटिस एनर्जी कम हो जाती है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। तो इस क्रिस्टल लैटिस के जो बॉन्ड्स हैं वो इजी वे में ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक हो जाएंगे तो ये आपका जो सॉल्यूट है वो इजी वे में डिजॉल्व्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी तो होती है सॉल्वेंट के पास और लैटिस एनर्जी होती है आपके सॉल्यूट के पास। अगर सॉल्यूट की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और सॉल्वेंट की हाइड्रेशन एनर्जी पड़ गई कम, तो वो जो सॉल्यूट है आपका उस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। और अगर लैटिस एनर्जी कम हो जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो इजी वे में उसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है आपकी में। दोनों चीज़ों को आप गौर से देखो, ठीक है भाई साहब। तो अब इसको हम देखो नोट करके देखते हैं, ठीक है ना। इसको अब हम नोट करके देखते हैं। ये तो क्लियर हो रहा है ना, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट। तो इस तरह से आप इनको आराम से समझ सकते हैं। तो जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है वही मैं यहाँ पर नोट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और मेन चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है कि सेम नेचर का सॉल्वेंट सेम नेचर के सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है। अगर पोलर सॉल्यूट है तो उसको पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व कर लेगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट है तो उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट ही डिजॉल्व कर पाएगा। पोलर सॉल्यूट को आप नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व इजी वे में नहीं कर पाओगे और आपका जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखो नोट करते हैं हम। आयोनिक सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन, ionic solids are soluble in
पोलर सॉल्वेंट। आयनिक जो सॉलिड्स होंगे, मैंने अभी आपको बताया था, ये सब के सब कौन से थे, जैसे NaCl है, KCl है, KNO3 है, सब के सब कैसे थे, क्रिस्टल या कैसे सॉलिड्स थे, आयनिक सॉलिड थे, ठीक है ना। चाहे इनको मैंने बोला था बाद में पोलर सॉलिड, लेकिन ये आयनिक तो थे। तो आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक NaCl, KCl, KNO3, like NaCl, KCl, KNO3 are dissolved in water। समझ में आ रही बात। ये तीनों के तीनों जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर नोट किए हैं, वो सब के सब क्या है, पोलर, क्या है ये, पोलर सॉल्यूट। क्या है, तीनों तीनों पोलर सॉल्यूट। और ये किस में घुल जाएंगे, पोलर सॉल्वेंट में। अब देखो वाटर लियो है मैंने सॉल्वेंट, तो वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है कि नहीं होता है। तो इस पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये पोलर जो सॉल्यूट हैं वो डिजॉल्व्ड हो जाएंगे। इट्स मेन रीजन इज, और इसका मेन रीजन बताया था आपको, इट्स मेन रीजन इज इंटर आयोनिक इंटरैक्शन। इंटर आयोनिक इंटरैक्शन, इसका मुख्य कारण इंटर आयोनिक इंटरैक्शन होता है। अब देखो, ऐसे आयनिक सॉलिड जिनकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, अभी मैंने बताया था ना, ऐसे आयनिक सॉलिड that lattice energy is greater than hydration energy, that's lattice energy is more than हाइड्रेशन एनर्जी। अगर लेटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, वो इनसॉल्युबल होगा। ऐसा जो आयोनिक सॉलिड होगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, ठीक है ना। आर इनसॉल्युबल इन वाटर, आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और अगर इसका उलट हो जाए, वाइल दो सॉलिड विच हैव, वाइल दोज सॉलिड विच लेटिस एनर्जी इज lesser than hydration energy are soluble in water। ये क्या होंगे, पानी के अंदर घुल जाएंगे। ये सब के सब क्या होंगे, पानी के अंदर घुल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गई पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्यूट की बात, ठीक है ना। अब देखो नॉन पोलर बताए थे एग्जांपल अभी आपको। नॉन पोलर सॉलिड लाइक आयोडीन सल्फर are soluble
इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? लाइक बताओ, कार्बन डाइसल्फाइड CCl4 और बेंजीन होता है एक, एटसेट्रा। ठीक है ना। तो ये हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पर आपके सॉलिड सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है। हमारे जो सॉलिड सब्सटेंस हैं जिनसे हमको सॉल्यूशन बनाना होता है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड किस पर करती है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पर। ठीक है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर अगर दोनों की सेम है, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर देगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। लेकिन अगर इनकी नेचर चेंज होती है, अगर इनकी नेचर बदलती है, जैसे ये अगर नॉन पोलर हो जाता है और ये पोलर हो जाता है, तो ये डिजॉल्व नहीं होता है, और अगर ये दोनों नॉन पोलर होते हैं तो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाला फर्स्ट रीजन है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ पर हम सॉलिड की नेचर को अफेक्ट, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले केवल दो ही रीजन तो पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर। पहला तो नेचर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? आपने यहाँ पर क्या किया है? टेम्परेचर को क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब अगर आप किसी भी सॉल्यूशन के टेम्परेचर में कोई चेंज करते हो, तो क्या उसकी सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड नहीं होगी? निश्चित रूप से सॉल्युबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है, निश्चित रूप से। ठीक है ना। तो इसका जो नेक्स्ट अफेक्ट है वो क्या है? टेम्परेचर। ठीक है ना। अब देखते हैं टेम्परेचर सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी को किस प्रकार से अफेक्ट करता है। ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा? टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर किस प्रकार से सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। आप जब भी, चलो इसको एक छोटा सा उदाहरण लेके समझते हैं हम। ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने एक सॉल्वेंट को फिल कर दिया। ये क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट ले लिया ऐसे हमने वाटर। अब इस सॉल्वेंट के अंदर आप सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं और सॉल्यूट ले लिया मैंने NaCl, यानी कि कॉमन साल्ट ले लिया। अब कॉमन साल्ट का एक बड़ा सा टुकड़ा इसके अंदर मैंने डाल दिया, सॉलिड मोटा नमक इसके अंदर डाल दिया भाई साहब। क्या होगा अब? व्हाट हैपन हियर? ये जो साल्ट पीस है, ये साल्ट पीस स्लोली इसके अंदर सॉल्युबल होना या डिजॉल्व होना स्टार्ट कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? और ये डिजॉल्व होना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होती है? देखो यहाँ पर रिएक्शन होती है। आपने क्या लिया है? इनसॉल्युबल सॉलिड प्लस आपका क्या है? सॉल्वेंट इक्वल टू क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तभी तो बनेगा सॉल्यूशन। अब देखो भाई साहब, आपने जो सॉलिड सब्सटेंस को, सॉलिड साल्ट पीस को इसके अंदर डाला है, तो धीरे धीरे ये जो साल्ट पीस है ये इसके अंदर डिजॉल्व होगा। यानी कि सॉलिड और सॉल्वेंट आपस में डिजॉल्व होंगे। डिजॉल्व होकर क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। ठीक है ना। यहां पर मैं रिवर्सिबल साइन लगा रहा हूं, बट साथ में और कौन सी रिएक्शन होगी? सॉल्यूशन फिर से
डिसोसिएट होता है किसमें? सॉलिड और सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर तो क्या फॉर्म कर रहे हैं? सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना? ये तो सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। ये दोनों तो यानी कि ये तो सॉल्यूट है, ये जो साल्ट पीस है ये तो सॉल्यूट है और ये वाटर जो है सॉल्वेंट है। अब ये साल्ट पीस इसके अंदर डिजॉल्व होता है, लेकिन जितना ये डिजॉल्व होता है साथ में उसके एक दूसरी रिएक्शन भी चलती है। इसके अंदर ये रिएक्शन तो होगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में डिजॉल्व होंगे, सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, लेकिन दूसरी रिएक्शन क्या चलेगी कि साथ में ही सॉल्यूशन ब्रेक होगा। किसमें? सॉल्वेंट और सॉल्यूट में। आ रही है ना बात समझ में? फर्स्ट में तो रिएक्शन क्या होगी, जैसे ही आपने साल्ट पीस इसके अंदर डाला तो ये साल्ट पीस डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। और क्या फॉर्म होने लग जाएगा? सॉल्यूशन। लेकिन तुरंत साथ में ही कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है? सॉल्यूशन डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट में। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी प्रकार की रिएक्शन हो रही है? ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन है। ये तो कौन सी है? फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये कौन सी है? बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि इस वाली अभिक्रिया का वेग इस वाली अभिक्रिया से ज़्यादा होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का जब रेट ज़्यादा है तो सॉल्यूशन तेज़ी से बनेगा और सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो ब्रेक होने का रेट है वो कम है, तो ये सॉल्यूशन टूटेगा कम। यानी कि सॉल्यूशन बन तो ज़्यादा रहा है लेकिन उसका ब्रेक होने का काम कम हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? सॉल्यूशन दिखाई देगा। नमक का सॉल्यूशन बन जाएगा, साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपने और एक चीज़ क्या रखनी है? टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या रखना है यहाँ पर? बिल्कुल कांस्टेंट रखना है, उसमें घटाना बढ़ाना नहीं है। ठीक है ना? अब क्या करते हैं, अब अगर कुछ देर बाद आप इस पीस को ध्यान से देखते हो तो ये साल्ट पीस डिजॉल्व होकर इतना रह जाता है। ठीक है ना? और अब जब ये इतना हो गया तो क्या होगा बेटा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही थी उसकी वेलोसिटी बैकवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? पहले तो क्या हुआ, जैसे तुमने बड़ा सा नमक का टुकड़ा इसके अंदर डाला तो ये तो सॉल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया। ये दोनों के दोनों आपस में जो रिएक्शन कर रहे थे उससे सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा था। ठीक है ना? और साथ में सॉल्यूशन ब्रेक होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। परंतु यहाँ पर मेन चीज़ क्या थी कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन थी इसकी रेट इस रिएक्शन से बैकवर्ड से ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा था? सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा था। परंतु एक स्टेज ऐसी आती है, ये रिएक्शन चलती रहेगी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इस नमक का पानी में घुलना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। पानी का नमक में घुलना बंद हो जाएगा। इट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो फॉरवर्ड रिएक्शन थी सॉल्यूशन फॉर्म करने की, तो उस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है। यानी कि जितना इसमें सॉल्यूशन बनता है उतना ही सॉल्यूशन ब्रेक होकर सॉल्यूट और सॉल्वेंट फॉर्म कर देता है। इसका मतलब अब इस सॉल्यूशन के अब इस जो कंटेनर है इसमें ये जो आपने सब्सटेंस लें इनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा और आपका ये जो साल्ट पीस है ये इतना जो रह गया है ये ज्यों के त्यों इतना ही पड़ा रहेगा। इसमें ये डिजॉल्व अब नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अब ये डिजॉल्व नहीं होगा तो
क्या करते हैं। अब हमको क्या करना है, अरे इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम कौन सा, टेम्परेचर का, तो एंट्री करा दो टेम्परेचर की। अब क्या करते हो बेटा आप, अब हम ये करते हैं कि इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, अब तक तो क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब इसका टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगेन मोर देन बैकवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो दोबारा से उतना ही हो जाता है जितना कि पहले था, और ये साल्ट पीस जो है इसके अंदर फिर से डिजॉल्व होने लगता है। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल लगाते हैं किसका, लास आतेलिए का। लास आतेलिए का एक प्रिंसिपल लगता है। लास आतेलिए प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो लास आतेलिए का प्रिंसिपल क्या करता है, क्या कहता है, लास आतेलिए बोलता है कि किसी भी कोई भी सब्सटेंस के टेम्परेचर, प्रेशर या उसकी और कोई नेचर में आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में आप चेंज करते हो तो जो इक्विलिब्रियम है वो उस ओर डिस्प्लेस होता है जिस ओर उस इफेक्ट को इनर्ट कर दिया जाए। लास आतेलिए क्या बोलता है, अगर आप किसी पदार्थ की ताप, दाब या अन्य कोई भौतिक परिस्थिति में बदलाव करते हो तो जो इक्विलिब्रियम होगा रिएक्शन का, ये इक्विलिब्रियम तो हो रहा है यहाँ पर, रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम होगा वो उस ओर डिस्प्लेस हो जाएगा जिस ओर वो जो चेंज करने किया है आपने वो निष्प्रभावी हो जाए, वो इनर्ट हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी रेट का आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हुआ है, लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो लास आतेलिए के अकॉर्डिंग रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है। तो ये आपका जो सॉल्यूशन होगा इसके अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीट सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। चलो मैं इसको नोट करता हूं और आपको नोट करते हुए एक्सप्लेन करूंगा। और क्योंकि बहुत से जो सॉल्यूट होते हैं, सॉलिड सॉल्यूट होते हैं, उनको जब आप सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हो चलो नोट करते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड सॉल्यूशन। देयर इज एन इक्विलिब्रियम, देयर इज एन इक्विलिब्रियम between insoluble solid and solvent। in saturated solution। देखो अब आपने यहाँ पर क्या लिया, इन सॉल्युबल सॉलिड लिया, उसको आपने किस में डाला, सॉल्वेंट में डाला, तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट साथ में और कौन सी रिएक्शन चल रही, सॉल्यूशन डिसोसिएट होता है किस में, सॉलिड और सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, सॉलिड और सॉल्वेंट में। तो ये एक रिएक्शन हो गई ना, पहले तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशन ब्रेक हो रहा है किस में, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में। अभी आपको बताया था किस तरह से वो रिएक्शन चलती है। लेकिन जब इनके
सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं और सॉल्यूशन से दोनों इनका फॉर्मेशन होता है, और ये दोनों रिएक्शन का रेट जब सेम हो जाता है, यानी कि उतना ही तो सॉल्यूशन बन रहा है और उतने ही सॉल्वेंट और सॉल्यूट बन रहे हैं, तो दोनों का फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन का जब रेट इक्वल हो जाता है तो उसको आप क्या बोलते हो? इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई तो अब आप प्रिंसिपल लगा दो, कौन सा? ला सातेलियर का। अकॉर्डिंग टू ला सातेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। ला सातेलियर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर काम करते हैं। इफ डेल एच इज ग्रेटर देन 0, हाइड्रेशन एनर्जी 0 से ज़्यादा है, देन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, देन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, तो उस समय क्या किया जाएगा? ऊष्मा का अवशोषण होगा ऑन डिजॉल्विंग सॉल्यूट, ऑन डिजॉल्विंग सॉल्यूट। और जब सॉल्यूट को आप डिजॉल्व कर रहे हो और उस समय हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो बताओ सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट्स विल इंक्रीज। अब द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट विल बी इंक्रीज। कब इंक्रीज होगी? जब आप, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर ध्यान दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आपने मिक्स किया है और सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, और उस टाइम पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो उस कंटेनर में जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो सॉल्यूट का जो डिजॉल्व यानी कि सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अब अगर इस समय आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। On increase in temperature, on increase in temperature, जैसे एग्जाम्पल ले लें इसके लिए, जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लो, पोटेशियम क्लोराइड ले लो, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, इन सब को जब भी आप डिजॉल्व करते हो तो हीट एब्जॉर्ब की जाती है। अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये जितने भी सॉलिड सब्सटेंस हैं इनको जब भी आप सॉल्वेंट के अंदर घोलने जाओगे, जब भी आप सॉल्वेंट के अंदर घोलोगे या इन सॉल्यूट्स को सॉल्वेंट में डालोगे तो उसकी जो टेम्परेचर होगा सॉल्यूट का वो डिक्रीज होगा, और उस कंडीशन में आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक कंडीशन तो ये आ गई, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन की बात करें कि यदि डेल एच इज़ लेस देन 0, यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है? डेल एच इज़ लेस देन 0, तो क्या होगा? द हीट it is released on dissolving solute। अगर ये कंडीशन है
तो आप जब सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हो तो हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इन सॉल्वेंट so the solubility, हीट अगर इंक्रीज हो रही है तो द solubility of solute will decrease, the solubility of solute will decrease in on increasing टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर इस कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे कि इसके लिए आप एग्जांपल लिख सकते हो, ऐसा किसके साथ हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम सल्फेट है। इसके लिए एग्जांपल्स आप ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम सल्फेट, कैल्शियम एसीटेट एट्सेट्रा। ठीक है ना, इन सब्सटेंस के लिए ऐसा होता है। ये लासातेलिए कहता है इस बात को। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है ना आपके। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज़ की बात करते हैं, और मैं एक एब्नॉर्मल बिहेवियर शो करने वाले साल्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे नोट लगा के लिख देता हूँ, सम साल्ट, कुछ साल्ट, सम साल्ट शो एबनॉर्मल बिहेवियर, सो एबनॉर्मल बिहेवियर। कुछ जो साल्ट होते हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे किसकी बात करते हैं हम, अब हम बात करते हैं भाई साहब, यहाँ पर एक साल्ट का नाम ले रहा हूँ मैं, ग्लूमबर साल्ट। साल्ट का नाम क्या है, ग्लूमबर साल्ट। ठीक है ना, ग्लूमबर साल्ट। और ये ग्लूमबर साल्ट क्या होता है, ये होता है सोडियम सल्फेट 10H2O। और ये किस तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, इस चीज़ को हम यहाँ पर थोड़ा सा चेक करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, हमने ग्लूमबर साल्ट ले लिया, ये ग्लूमबर साल्ट हो गया। इस ग्लूमबर साल्ट को आपको डिजॉल्व करना है, ठीक है ना, सॉल्वेंट में। तो देखो क्या करते हैं, ये जो ग्लूमबर साल्ट होता है इसकी सॉल्युबिलिटी 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक तो इंक्रीज होती है। इस ग्लूमबर साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन जब आप इससे टेम्परेचर अधिक बढ़ाते हो तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर रखते हो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तो उस टाइम पर इस ग्लूमबर साल्ट के पास 10 क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और ये 10 क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं ये उस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होते चले जाएंगे, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचेगा तो सब के सब ये 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हो चुके होंगे, और इस समय आपके पास ओनली यहाँ पर क्या रिमेन्स होगा, सोडियम सल्फेट, यानी कि ये ड्राई सोडियम सल्फेट वहाँ पर रिमेन्स होता है। और ये ड्राई सोडियम सल्फेट अब सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होगा।
समझ में आ रही बात? सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। अब ये सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज होनी ही है। इसलिए 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है ग्लूबर साल्ट के लिए, इसको हम बोल सकते हैं क्या? ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसका ये क्या बोल सकते हैं इसको? ट्रांजिशन टेम्परेचर ग्लूबर साल्ट के लिए। ठीक है ना? तो इसको मैं भले ही नोट कर दूं, एक्सेप्शन है ये, और ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन को ठीक से ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो देखो नोट करें, ग्लूबर साल्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस साल्ट इंक्रीज टिल द solubility of this salt increase, the solubility of this salt increase till 32.4 degree centigrade. ठीक है ना? 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एट हाई टेम्परेचर, लेकिन अधिक तापमान पर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एट हाई टेम्परेचर, लेकिन अधिक ताप बढ़ाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और इसका मुख्य कारण क्या होगा? द मेन रीजन इज द सेपरेशन ऑफ वाटर, द मेन रीजन इज द सेपरेशन ऑफ वाटर क्रिस्टलाइन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दिस साल्ट, ऑफ दिस साल्ट at 32.4 degree centigrade, at 32.4 degree centigrade, and it become anhydrous salt, and it become anhydrous। मैंने बताया था ना आपको, उसके सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और ये कैसा हो जाएगा? एनहाइड्रस हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और जब ये एनहाइड्रस हो जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी एकदम डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? एकदम डिक्रीज इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। तो ये ग्लूमर साल्ट के लिए इसको क्या बोल सकते हो आप? ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल सकते हो। ग्लूमर साल्ट का ट्रांजिशन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। कोई भी सॉलिड हो, हर एक सॉलिड का ऐसा एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। तो ग्लूमर साल्ट का ट्रांजिशन टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना? तो ये बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया किसके ऊपर? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। ठीक है? तो आपने दो इफेक्ट यहाँ पर पढ़े, एक तो नेचर के बारे में पढ़ा है और एक टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है, जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं किसकी की? सॉलिड्स की। तो आप इसको नोट कीजिए और इसके बाद अब हम चेक करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसके लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो आप इसको अब तक नोट कीजिए। टिल देन ओके।